क्या पहाड़ के लोगों का दर्द सरकार की फाइलों से छोटा है? कल अगर कोई पार्टी आपको टिकट दे तो क्या आप इस आंदोलन को चुनाव में बदल देंगे? ये आंदोलन कैसे आप जहाँ अज्ञात हो गए थे, जी 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 फिर आप कैसे उसमें ज्ञात हुआ सरकार को? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा है या टूट चुका है? सत्ता चाहिए आपको या सिस्टम का इलाज चाहिए? क्या उत्तराखंड में गरीब का इलाज अब भी किस्मत के भरोसे है? आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर आपके सामने बैठे हों जी तो आप सिर्फ अगर एक सवाल पूछना हो तो वो सवाल आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से क्या पूछेंगे? अगर आप ये लड़ाई हार गए तो क्या हम ये मान लें कि उत्तराखंड में आम आदमी आज भी अकेला है? सबसे बड़ी दुश्मन बीमारी है या सिस्टम है? पता चला कि अता पता लापता हो गए, हाँ मैं उसका भी आंदोलन से अता पता लापता हो गए, जी मिस्टर इंडिया हो गए, पता नहीं क्या 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 सुनने को मिला हाँ, है। हाँ बिल्कुल सब सुनने को मिलेगा, सबका जवाब दूंगा। भोल कटहत का इन तीनों में तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, वो तो पत्ते देख लीजिए आप, जो सेना मुझे देती है उसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, और बाकी सेना का भी कुछ जो है समाज सेवा में ही लगता है। नहीं, कहा जा रहा है कि बेशक धन ना हो, धन ना बेशक छल हो, लेकिन जो लोगों के साथ है उस दल का बल है। वो तो चौखटिया में दिखा है। अब चौखटी से लेकर वो देहरादून दरबार तक दिखा, वो मुख्यमंत्री दरबार तक दिखा। देखिए वो जनता का जो है एक मुद्दा था, स्वास्थ्य सबको चाहिए था, मैं उसका गलत या नाजायज फायदा लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन चुनाव लड़ने की अगर जरूरत पड़ी तो आना चाहिए। देखो चुनाव का ऐसा है, जो सहयोगी लोग हैं या सम्मानित जनता है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं अगर वो चाहेगी तो मैं अभी भी कह रहा हूँ चुनाव लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जनता का जैसा आदेश होगा, सहयोग का जैसा आदेश होगा, क्योंकि ये आंदोलन बोलो या संघर्ष यहीं पर थमने वाला नहीं है। अगर मैं ये कहना चाहूँगा, जो शुभ चिंतक हैं, जो चाहते हैं कि भुवन कटारिया चुनाव लड़े, हार जीत अपनी जगह है, अगर मैं उनके मनोदशा, उनकी प्लानिंग पर अगर मैं नहीं कहता हूँ, अगर वह मैं बोलता नहीं लड़ता हूँ, तो भविष्य में कोई भी आंदोलन ये चीज़ें होंगे तो वो मेरे पे विश्वास नहीं करें, क्योंकि नीतियाँ तो सड़क पे नहीं बनेगी। नीतियाँ तो कहा जाता है अक्सर विधानसभा के अंदर से गुजरेगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहते रहे, जो मेरी सम्मानित जनता कहेगी, जिन मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जिन लोगों ने इसी आंदोलन में नहीं, ये पहला आंदोलन नहीं है भुवन कटारिया का, अब कहना चाहूँ लिखित है मेरे पास, हालांकि प्रदेश में पूरे क्षेत्र में सबने जो है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के लिए जो है आंदोलन के पूरे प्रदेश ने किए, भुवन कटारिया, कार्तिक उपाध्याय और कुसुमलता बड़ोई के पास लिखित है इस्तीफे का, जिनके लिए हम गैर सहमत, सम्मानित जनता का भी उसमें सहयोग था। ये पहला आंदोलन नहीं है। सम्मानित जनता के बीच से एक सवाल ये भी निकला, जी जी जी, वो पूरा मामला क्या था भुवन भाई, कि पता चला कि अता पता लापता हो गए, हाँ मैं उसका भी आंदोलन से अता पता लापता हो गए, मिस्टर इंडिया हो गए, पता नहीं क्या 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 सुनने को मिला। हाँ बिल्कुल सब सुनने को मिलेगा, सबका जवाब दूंगा। क्या था वो मामला? हाँ, जब आंदोलन शायद 25 तो जो भी काफ़ी समय हो गया था, मैं एक्चुअल समय नहीं बताऊंगा, तो एक अफवाहें सुनने को मिली, आप तक पहुंची वो अफवाह? हाँ जनता के बीच में भी थी कि भैया सरकार ने तो वहाँ पूरा काम कर दिया है, चौखटिया में सब कुछ दे दिया है, सब टनाटन दे दिया, 2 डॉक्टर भेज दिए, जो भी है मतलब सब भेज दिए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने भी बयान दिया, जो देना था सब कुछ दे दिया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी का भी आपने देखा होगा बयान, शायद उनका बाद में आया होगा या उस घटना से पहले या जब भी, तो पूरी जगह ये अफवाहें चली कि भैया वहाँ तो सब कुछ दे दिया, आंदोलन में बैठे क्यों हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। भैया ये 4 बुजुर्ग वहाँ जो 80+ एज के हैं, 2 बार भूख हड़ताल में, और सबसे बड़ी चीज एक नेत्रहीन भाई हमारा संदीप किरोला उस आंदोलन में 10 दिन भूखा प्यासा बैठा, एक युवा 25 साल का जिसने कहीं नौकरी करने जाना था अपना और चीज़ करना था, लेकिन वो क्षेत्र की समस्या के लिए भूख हड़ताल पे 11-12 कई लोग बैठे, तो पीड़ा तो होती है, चाहे कोई माने ना माने, आंदोलन तो मेरे नाम पे चल रहा था, तो पीड़ा होगी नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था इस आंदोलन को जो है जवाबदार केवल 3 लोग हैं। पर डीरेल करने की कोशिश हुई आपके अंदर, कई बार मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई। देखो वो तो करते ही हैं, बहुत कोशिश की मुद्दों से भटकाने की, और अब तभी आपको अता पता लापता कर दिया। मैं बताता हूँ, उसमें आता हूँ। जब ये चीज़ें कही गई तो मान्य, अब मैंने पहले कहा था
कि जवाब सवाल जो भी होंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और स्वास्थ्य मंत्री से, क्योंकि मुझे नेतागिरी या ना वो नहीं, क्योंकि विधायक महोदय की बस की थी ही नहीं, ये तो वो जनता की बस की थी। विधायक कौन आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से कांग्रेस के हैं माननीय मदन बिष्ट जी, डीडीहाट से, ना दोरहाट से, द्वारहाट से माफी। कांग्रेस से हूँ। मुझे मालूम था ये विधायक जी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि होती तो 25 साल हो गए हैं राज्य को बने हुए, हाँ। आज तक नहीं हुआ। तो मुझे मालूम था ये तो इसको जनता कर सकती है, या माननीय मुख्यमंत्री या माननीय स्वास्थ्य मंत्री, तीन ही लोग इसको कर सकते। तो ये चीज़ें जब अफवाहें फैलाई गई कि भाई सब कुछ हो गया है, तो मैंने कहा हो गया है तो भाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आए यहाँ पर और जो बता। उन्होंने वादा किया था आपसे मुख्यमंत्री, नहीं वो पहले की है, ये पहले की है। हाँ वादा। तो जब ये किया तब मेरे को गुस्सा आया, तब मैंने ये ऐलान किया यदि 25 तारीख तक, वो शायद 10 या 5 दिन जितने पहले भी मैंने कहा था, मैंने कहा यदि 25 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय या स्वास्थ्य मंत्री आके चौखुटिया में ये ना कहें कि भाई हम या तो करते हैं या जवाब देना पड़ेगा, उन्हें चाहे कुछ भी दे। शर्त ये थी अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो मैं लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जो है प्राण को त्यागूंगा। और लोकतांत्रिक और संवैधानिक आप भी समझ सकते हैं, लोकतांत्रिक संवैधानिक का मतलब आत्महत्या नहीं होता है। तो मेरा उसमें प्लान या सोच ये था कि मैं कहीं अज्ञात जगह पर जाऊं और वहाँ पर अन्न और जल का जो है त्याग करूं, क्योंकि पीड़ा हुई थी। इतने हमारे बुजुर्ग वहाँ बैठे हैं और जो है आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, कहाँ से अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है मांग पूरी। फिर कैसे आप जहाँ अज्ञात हो गए थे, जी जी जी, फिर आप कैसे उसमें ज्ञात हुआ सरकार को? ज्ञात ऐसा हुआ सर, देखो जैसे मैं जब देखा कभी 10 मिनट में किसी मित्रों को वहाँ जाता था, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे छुपना है, क्या करना है। मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से, तो जब मैंने सोशल मीडिया में पता किया तो वहाँ लोगों में अफवाह फैलेगी कि भुवन कठायत को किसी तीसरे आदमी ने मार दिया, किडनैप हो गया, पता चला, किडनैप हो गया, अलग अलग अफवाहें थी, अलग अफवाह थी। तो मुझे मजबूरन जो है सामने आना पड़ा, और जैसे ही सामने मैंने, अब मैं अगर दूसरे के मोबाइल से उस वीडियो को बनाता तो जाहिर सी बात है प्रशासन उसको पकड़ती, और मैं तो हाथ आने वाला था नहीं अगर उस तरीके से। तो मैंने अपने ही मोबाइल से बनाया, तो उन्हें ट्रेस कर लिया, पकड़ लिया। चलो अब उनका था, ड्यूटी थी प्रशासन की पकड़ने के बाद भी जब उन्होंने मेरे से लिखित में मांगा कि आप लिखित कहाँ से पकड़ा? हमारे वहीं त्राकताल क्षेत्र है एक चौखुटिया में, जंगल है पूरा। हाँ मैं जंगल से नीचे आया था, मैंने सोचा शाम का थोड़ा खाना दवाई पानी लेके आऊँगा, तो वो मोबाइल में मेरे को मजबूरी में डालना पड़ा कि मैं जिंदा हूँ करके, चिंता मत करो। वहाँ से लोकेशन ट्रेस कर लिया? लोकेशन ट्रेस हुआ तो उसके लगभग 15 मिनट बाद मुझे पकड़ ही लिया था। तो जब थाने में ले गए तो वो मेरे से लिखित मांग रहे थे कि आप लिखित दीजिए कि आइंदे से ऐसे गुम नहीं होंगे, आइंदे से ऐसे गुम नहीं होंगे, गुम नहीं होना। हाँ, तो मैंने भी उनसे कहा ठीक है मैं भी लिखित देता हूँ, आप भी मुझे लिखित दीजिए, यदि मैं संवैधानिक तरीके से कहीं पर आमरण अनशन पर बैठता हूँ तो मेरे मृत्यु तक मुझे वहाँ से ना उठाया जाए। थाने चौकी के बाहर बैठूं, जहाँ मर्जी बैठा दो आप, लेकिन जब तक या तो मांग पूरी हो या जब तक मेरे प्राण। मैंने भी उनके सामने शर्त रखी। वो क्या बोले? उन्होंने भी लिख के नहीं दिया, मैंने भी लिख के नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको एक ये चीज़ दी, उसी चीज़ को जो मेरा बयान था, मैंने कहा मैं फिर 3 दिसंबर तक आपको टाइम देता हूँ, यदि 3 दिसंबर तक मुख्यमंत्री महोदय या स्वास्थ्य मंत्री महोदय बात नहीं करेंगे तो मैं फिर यही काम करूँगा, फिर अज्ञात होऊंगा और ऐसी जगह जाऊँगा वहाँ पर आमरण अनशन में बैठ जाऊँगा, ना तुम्हें पता होगा ना मेरे घर वालों को पता होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने फिर शायद 1 तारीख को या 30 नवंबर को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है आश्वासन दिया। बात हुई आपसे? बात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात हुई आपसे? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वही मैंने बात रखी, मैंने कहा समय बताइए आप मुझे कितने समय में आप कर देंगे। तो उन्होंने कहा मैं डेडलाइन बताइए आप। हाँ, फिर उन्होंने कहा वादा नहीं, डेडलाइन चाहिए हाँ, कोई। बिल्कुल डेडलाइन। फिर उन्होंने कहा मैं डीएम साहब को बताता हूँ। तो तुरंत 2 मिनट के बाद डीएम साहब का फ़ोन आ गया था। डीएम साहब ने कहा कठाई जी हमें 20 दिन का समय दीजिए, और अभी हमारे पास लिखित या ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, समाचार पत्रों या 20 दिन का मतलब है कि ये 20 दिसंबर को, हाँ 20 दिसंबर मियाद पूरी हो जाएगी। हाँ 20 दिसंबर या 21 दिसंबर मान लीजिए जी। हाँ, तो हम 20 दिसंबर तक कोई भी आंदोलन या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 20 दिसंबर के बाद हम एक मीटिंग रखेंगे, उसमें देखेंगे जैसे समिति के लोग या क्षेत्रवासी जो, लेकिन मांग तो लेके रहेंगे, वो तो चाहे कोई कुछ भी कहे, जो मांग है वो लेंगे। मौलिक अधिकार है हमारा, संवैधानिक अधिकार है, ये तो संविधान से हटा मांग अभी पूरी नहीं हुई एक तरीके से, अभी तक नहीं हुई है। हाँ ये है 40% 50% आप कह सकते हैं हुई है,
कई काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि आपको 100% रिजल्ट चाहिए? बिल्कुल 100% चाहिए रिजल्ट। 100% नहीं तो 19 का 20 बोलते हैं, वो तो होना चाहिए। 90 तब भी होना चाहिए। मैं जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा, उन जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा जो मेरे भरोसे बैठे हैं। कहने वाले तो जो कहना है कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, मेरी पेंशन को ना ही कोई कम कर सकता है ना ही कोई ज़्यादा कर सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने वाला जो कहते हैं कहे, मैं वही मानूंगा जो सम्मानित जनता कहेगी, और मैं उन्हीं की मानूंगा, उन सहयोगियों की जो लगभग 4 साल से मेरे हर आंदोलन में, मेरे हर अच्छे काम में, मेरे शुभ काम में जो मेरा सहयोग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अनमन कभी होती रहती है, वो अलग मुद्दे हैं। तो मैं ये अफवाहों में, इन चीज़ों में मैं भटकने वाला नहीं हूँ। जी, एक वन लाइनर क्वेश्चन ले लेते हैं। जी हाँ या ना में जवाब दीजिएगा इसके। जी। क्या पहाड़ के लोगों का दर्द सरकार की फाइलों से छोटा है? अब स्थिति के अनुसार तो सरकार पहाड़ के दर्द समझ ही नहीं रही है, जो आज की वर्तमान स्थिति है। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि पहाड़ के लोगों का दर्द वाकई जो सरकारी फाइलें हैं उनसे छोटा ही नजर आता है आज की जी तारीख। बिल्कुल। पहाड़ का दर्द तो मैं तो समझूं कि हम ही लोग भी नहीं समझ रहे हैं। जो हम कल्याण क्या कहें, मतलब जो पहाड़ देखा था, जिस पहाड़ की सोच थी। उत्तराखंड की, मैं पूरे उत्तराखंड चौखटी से और आगे बढ़ते हैं, हम जी, पूरे उत्तराखंड की बात करते हैं, क्योंकि चौखटिया से लेके चंपावत से लेके नारसन से लेके उत्तरकाशी से लेके मुनस्यारी, पूरा उत्तराखंड एक ही है, 13 जी जिले एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो हम पूरे उत्तराखंड की बात करते हैं। जी। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था जिंदा है या वेंटिलेटर पर है? स्वास्थ्य व्यवस्था आज की वर्तमान स्थिति में तो वेंटिलेटर तो आप दूर की बात है, मुर्दा ही समझिए जो आज की व्यवस्था है। मुर्दा है। सबसे बड़ी दुश्मन बीमारी है या सिस्टम है? देखिए, वैसे तो सबसे बड़ी दुश्मन बीमारी होती है, पर तो वर्तमान स्थिति को जो देखा जाए तो सिस्टम ही ये एक बीमारी तो जो होती है, मैं उस बीमारी की बात कर रहा हूँ जो अचानक आती है, लेकिन जो ये बीमारी है सिस्टम ने दे रखी है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार आपको कौन नजर आता है? उत्तराखंड की जो लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसको लेकर सबसे ज्यादा जिम्मेदार आपको सरकार नजर आती है या अफसरशाही नजर आती है? देखिए, इसमें दोनों ही जवाबदार हैं, अफसरशाही भी है और सरकार भी। दोनों में ऊपर किसे रखेंगे जिम्मेदारी में? देखो, जवाबदारी तो ऐसे सरकार की है, क्योंकि सरकार ही अफसरशाही को जो है काबू करती है। और अगर नहीं चला पा रही तो उससे सरकार को सरकार चलाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। नहीं। अगर अफसरशाही को, अगर वो बेलगाम हो जाए जी तो अधिकार ही नहीं है। जी जी। पहाड़ पे डॉक्टर क्यों नहीं दिखते? पहाड़ में डॉक्टर क्यों नहीं टिकते? सच या बहाना? कि टिकने का जो है कारण ये है कि पहाड़ में कोई सुविधाएं नहीं है डॉक्टरों के लिए। एक डॉक्टर आ रहा है तो उसे अपने इलाज के लिए भी तो दूसरा डॉक्टर चाहिए, अपने बच्चों के लिए उसे एजुकेशन चाहिए। जिस जगह वो रह रहा है वहाँ पर रहने की उसकी क्या फैसिलिटी है, कैसा वहाँ का एक्यूमिनेशन है, डॉक्टर को भी चाहिए। मेन कारण आप हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, जो सरकारों ने व्यवस्था की नहीं, न शिक्षा की व्यवस्था है। यही कारण है कि डॉक्टर पहाड़ में नहीं आना चाह रहे। और दूसरी कारण और भी है, शायद डॉक्टर साहब इसमें नाराज भी हो जाए, पर ये सत्य है। ओवर टाइम या जो वो अन्य शहरों में अपनी सरकारी सेवा करने के पश्चात कहीं और प्राइवेट, शायद ये भी कारण हो सकता है। ये डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, वो यहाँ मौका नहीं मिल पाता पहाड़ों में। पहाड़ में इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है फिर। लेकिन मेन कारण ये है, मेन कारण यह है स्वास्थ्य, उनके बच्चों की खुद के स्वास्थ्य के लिए भी, और उनके बच्चों के अच्छी एजुकेशन, अच्छी एकोमोडेशन। और लेकिन ये जवाबदारी हमारी नहीं, ये सरकार की जवाबदारी है देना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा है या टूट चुका है? देखिए, भरोसा तो अब ये तो आपने बहुत ऐसा सब क्वेश्चन का है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ये फौजी आदमी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो भरोसा देखो, अब जैसे उन्होंने इस विषय में मैं कहूँ जो स्वास्थ्य की, जो हमारी चौखुटिया की स्वास्थ्य की है, 40% हम भरोसा कर सकते हैं। और भरोसा उन पे क्यों करें, हम भरोसा अपने पे करेंगे।
हम में दम होगा, इच्छा शक्ति होगी तो अपना अधिकार लेंगे। जी, ये आपने बिल्कुल एक फौजी वाली बात कर दी आपने। ये आंदोलन खत्म होगा वादे से या बदलाव से? धरातल पे मांग पूरी। जी, बदलाव से। डर प्रशासन से या भगवान से? देखिए, डर सिर्फ गलत काम करने से है। अब भगवान तो भगवान ही है। जब गलत, मृत्यु तो एक दिन अटल है, तो भगवान से भी भगवान का सम्मान करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गलत काम करने से डरना चाहिए। एक फिल्म आई सेक्रेड गेम्स, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक्टर हैं, उनका डायलॉग था, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। तो क्या लगता है वर्तमान परिवेश में कई बार सरकारों को भी क्या ये खुशफहमी या गलतफहमी हो जाती है कि अपन ही भगवान है? बिल्कुल, वर्तमान स्थिति देखी जाए तो वैसे ये मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब सत्य कहा तो शायद वर्तमान सरकार को यही लग रहा है कि अपन ही भगवान है। और इससे पहले कांग्रेस को भी लगा था, जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का समय था, तो समय है, कभी किसका रहा कभी किसका रहा। और हम तो ये कह रहे हैं कि समय जिसका भी है, अच्छे काम कर जाओ, क्योंकि सदा नहीं रहती तेरी जमादारी। बिल्कुल जी, जमादारी बदलती रहती है। जी, सत्ता चाहिए आपको या सिस्टम का इलाज चाहिए? देखिए, आप ये थोड़ा मेरे लिए कह रहे हैं या? मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव में उतना ही रास्ता है, यानी सत्ता का ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, आंदोलन के द्वारा ये रास्ता न्याय मिल जाएगा, या लगता है कि कहीं ना कहीं खुद सत्ता में आना होगा? देखिए, खुद सत्ता में आना होगा, खुद की सरकार बनानी होगी, या सिस्टम का इलाज करने से ही पर्याप्त हो जाएगा? देखो, समय बताएगा। यदि सरकारें ढंग से काम करती तो हमें भी क्या ज़रूरत थी, हम भी अपने बच्चों के साथ रहते, अपनी खेती बाड़ी करते, अपनी नौकरी करते, तो हमें ज़रूरत ही क्या थी फिर ये आंदोलन करने की, ये चीज़ें करने की? सरकार से हम भी अपना काम धंधा करते। अब बाकी वो समय बताएगा। क्या पहाड़ के लोगों को आज भी लगता है कि वर्तमान परिवेश में पहाड़ में पैदा होना आज भी एक सजा है? देखिए, जो पहाड़ में हैं अभी फ़िलहाल, उनको तो ये चीज़ें नहीं लग रही है, क्योंकि जब पहाड़ से उनको प्रेम है तभी वो पहाड़ में हैं। लेकिन ये सज़ा बनी रही है वर्तमान स्थिति में। हम देख रहे हैं तो पहाड़ में रहना एक सज़ा, क्योंकि नहीं वहाँ स्वास्थ्य मिल रहा है, ना ही शिक्षा मिल रही है, ना ही रोजगार मिल रहा है, तो सज़ा ही समझ सकते हैं उसको। क्या उत्तराखंड में गरीब का इलाज अब भी किस्मत के भरोसे है? बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से पूरे भारत देश की है। आयुष्मान कार्ड देने का मतलब ये नहीं होता है कि गरीब को इलाज मिल रहा है। भटक रहे हैं गरीब। आप सुशीला तिवारी में जाइए, बेड नहीं मिल रहा है। आप देहरादून एम्स में चले जाइए, इलाज तो छोड़िए, उनको बेड नहीं मिल रहा है। रात्रि के लिए भी मरीजों को जगह नहीं मिल रही है। हर जगह की स्थिति यही है। जब कह रहे हैं कि जब हल्द्वानी, देहरादून, ऋषिकेश का ये हाल है, तो पहाड़ों के क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है। बहुत बुरे हाल है। अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अगर आप ये लड़ाई हार गए तो क्या हम ये मान लें कि उत्तराखंड में आम आदमी आज भी अकेला है? देखिए, लड़ाई हारने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ लड़ सकते हैं, हार तभी होगी ये तो सांसें रुकेंगी, तो उसके बाद मुझे क्या पता है हारे हैं जीते। ये तो लड़ाई चलती रहेगी। हार तो कैसे उसको मान सकते हैं हम। जिस दिन आपने आंदोलन शुरू किया, क्या मन में ये डर था कि ये लड़ाई शायद जान ले ले लेकिन बदलाव ना हो? नहीं, ऐसा कोई भी डर, कोई भय नहीं, क्योंकि मैं पहले से कहता हूँ मैं अपने कर्म का जवाबदार हूँ। मैंने अपना कर्म करना है जितना मैं कर सकता हूँ। जी, छोटे छोटे आंसर लेते हैं जी। जब पहाड़ की किसी माँ को डॉक्टर के बिना बच्चा खोते हुए देखते हैं, उस वक्त भुवन कटहत फौजी रहता है या टूटता हुआ आम इंसान? देखिए, दुख तो होता ही है जब सामने किसी को पीड़ा में देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, तो दुख के अलावा और क्या हो सकता है, टूटने के अलावा और क्या हो सकता है। क्या पूरे आंदोलन के दौरान और जब से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कभी ऐसा पल आया जब लगा बस अब बहुत हो गया,
छोड़ दूं, कभी भी। ये इसी बीच में 2-3 या 6-7 दिन पहले लगा, आत्ममंथन लगा, दुख हो गया, बहुत मतलब पीड़ा हो गई थी। फिर उस पीड़ा से निकला कि जो लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, जो लोगों ने इतना साथ दिया है, उनकी भावनाओं पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो दुख क्या था? दुख वही था कि भुवन कटारिया को बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस का एजेंट और यूकेडी के लिए धरातल पे ये चीज़ें सब जब सुनने को मिली तो दुख हुआ, जिसके कारण मैंने ये घोषणा भी की कि मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा। और फिर मंथन चलता रहा, क्या हो रहा है, किसके लिए लड़ रहा हूँ, हुआ, दुख हुआ। और एक बार ये भी दिमाग में आया कि घोषणा करूँ समाज से भी संन्यास का, और राजनीति भी, हर समाज से जो है संन्यास ले लूँ हर तरीके से। परंतु फिर कुछ साथियों ने जब उनसे चर्चा हुई, फिर लगा भी कि कई लोग विश्वास कर रहे हैं, कई लोगों की आस है, तो किन्हीं गलत व्यक्तियों के कारण उनकी आशों पर क्यों वो किया जाए। ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम का आपने बताया कि क्यों चुना, आपने बताया कि आपके जो साथी थे, जी जी जो आपके सूबेदार, जो आपके सीनियर्स थे, आर्मी से रिटायर पैरा कमांडो के जो थे आपके सीनियर्स, उनकी वजह से उन्होंने आपको सिलेक्शन दिया नाम का जी। कि ऑपरेशन स्वास्थ्य रखते हैं। और आपने बिल्कुल जैसा ऑपरेशन सिंदूर है, आपने इसी तरह पे ऑपरेशन स्वास्थ्य रखा और उसको अपनी जमा पहना रहे हैं। जी जी सरकार कहती है डॉक्टर पहाड़ नहीं आते, तो सवाल मेरा सीधा सीधा है आपसे, क्या सरकार डॉक्टर नहीं ला पा रही है या पहाड़ को रहने लायक बना नहीं पा रही है? देखिए अब मेरा ये सवाल समझ गए? मेरा सवाल सीधा है, क्या सरकार डॉक्टर पहाड़ में ला नहीं पा रही है या पहाड़ को रहने लायक बना नहीं पा रही है? ये दोनों चीज़ें हैं इसमें, ना ही पहाड़ को रहने लायक बना पा रही है और ना ही ये डॉक्टर ला पा रहे थे। लेकिन इस आंदोलन के बदौलत सरकार ने थोड़ी नीति बनाई है, डॉक्टर लाने की कोशिश की है। लेकिन जो 25 सालों में इन्होंने नीतियाँ नहीं बनाई, चाहे किसी की भी सरकार रही, उस नीति नहीं बनने के कारण आज वर्तमान सरकार भी जो है, मैं वर्तमान सरकार को भी पूरा दोष नहीं दूंगा, 25 साल पहले भी जो सरकार थी उसको भी और आज की सरकार को भी, क्योंकि नीति पहले बननी क्या चाहिए। पहाड़ को रहने लायक किसी ने नहीं बनाया? किसी ने नहीं बनाया, पहाड़ के लिए सोचा ही नहीं। जिस पहाड़ के लिए राज्य बना था उसके लिए तो सोचा ही नहीं किसी ने। नहीं तो शायद ये भालू, गुलदार, तेंदुआ इनका आतंक नहीं होता। नहीं होता पहाड़। नोटियाल जी आप देखिए, राज्य बनने से पहले जो हमने पहाड़ देखा था, जंगल सुरक्षित रहते थे, खेत सुरक्षित रहते थे, सब कुछ था पहाड़ों में, हरियाली थी। आज गांव में क्या है, लोग थे उस समय, आज क्या है, भूतिया गांव है। बड़ा दुखद विषय है ये, सोच के भी लगता है कि क्या मिला इन 25 सालों में। और किसी एक सरकार की जवाबदेही नहीं, ये हर सरकार की जवाबदेही, सभी सरकार की। और कुछ हद तक हम अपने को भी मान सकते हैं, क्योंकि सरकार नहीं कर रही तो हमने तो अपने पहाड़ को बचाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने खेतों को बंजर नहीं रखना चाहिए था, अपने घरों को हमने बंजर नहीं रखना चाहिए था। बिल्कुल हमारे पैतृक है वो, हमारे पूर्वजों ने उन हिमालय को काट के, आप रहिए बाहर भी रहिए, हमें जाना पड़ता है शिक्षा, जो मजबूरी, तो कम से कम अपनी जो आपकी खेती है ये चीज़, उसको तो आप करिए कैसे ना कैसे। उसी खेतों से, उसी घर से आप निकल के बड़े अधिकारी बने हैं, बड़े बिजनेसमैन बने हैं। जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो आंदोलन हो रहे हैं, दूसरों के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जो चुनाव में जब वोट पड़ते हैं वो उन मुद्दों पर न पढ़कर किन्हीं और मुद्दों पे पड़ रहे हैं। ऐसे में मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या इन 25 सालों में के उत्तराखंड में क्या ये सोच जनता को ले डूबी, उत्तराखंड को ले डूबी है एक तरीके से, कि भाई भगत सिंह कोश्यारी जैसा पुत्र तो हर घर में हो, लेकिन शहीद भगत सिंह जैसा पुत्र पड़ोसी के घर पे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अब 25 साल की शायद, आज जैसे आपने पहले कहा कि मैं पहाड़ में कम रहा, पहाड़ से लगाव है, मैं एक्चुअल पहाड़ की आपको कहानी बताऊं। जो पहले का पहाड़ था, पता नहीं किसकी नज़र लगी कह सकते हम, वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, देखो मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, किसी को बुरा लगे भला लगे, जब हम छोटे थे हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में नेता लोग नहीं होते थे, किसान लोग होते थे, पहाड़ी लोग होते थे। आज आप देखिए घर घर में नेता हैं, और वो नेता अच्छे के लिए कोई नहीं है। रोजगार, वो रोजगार का माध्यम हो गया है।
रोजगार का माध्यम नेता के बनना रोजगार का माध्यम। इलेक्शन हो आ गया, 10-12 हज़ार रुपये उस नेता से या जो भी। पहले हमने देखा था, अगर जब हम देखते थे, हमने बड़े बुजुर्ग, हम तो छोटे होते थे हम वो खाली पता नहीं किस पार्टी का है, वो स्टिकर जैसा होते थे, वो खाली बच्चे थे वो स्टिकर पकड़ना है। जब हम देखते थे वहाँ पर अगर कोई पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, अगर हमारे किसी बुजुर्ग को या 30-40 साल के युवा को भी अगर कोई कहता था ले 100 रुपये पकड़ मेरे को वोट देना, वहीं पर थप्पड़ पड़ते थे, वहीं पर हमने देखा है। लेकिन आज हम लोग सभी पार्टियों से जो है एक पता नहीं क्या बना रखा है, समझ में नहीं आता है। एक क्या 1,500 रुपये से क्या 5 साल आपका चल जाएंगे, या 5,000 रुपये कोई पार्टी वाला आपको दे रहा है, क्या चल जाएंगे 5 साल आपके? एक पीने वाला भी आदमी है, क्या एक बोतल उसका 5 साल चल जाएगा? ये तो लेने है तो पूरा 5 साल का खर्चा लो ना उससे। आज ऐसे हमारे जो है हम इतने उस मतलब विचारों में इतने वो हो चुके हैं हम, ये पहले नहीं था। पहले स्वाभिमानी होते थे हम, जिसको जवान दे दी दे दी। लेकिन आज की स्थिति में देख रहा हूँ, वर्तमान मैंने पुरानी स्थिति भी देखी है और आज की स्थिति भी देख रहा हूँ। तब भगत सिंह कोश्यारी तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बिल्कुल। शहीद भगत सिंह कोई नहीं बनना चाह रहा है। देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन शहीद भगत सिंह की भी जरूरत नहीं थी। आप ईमानदारी से ही अगर रहती जनता, तो शहीद भगत सिंह की भी जरूरत नहीं थी। आप ईमानदार रहोगे तो नेता अपना आप ईमानदार हो जाएगा। नेता अपने आप ईमानदारी, बड़ी बात की है आपने मोहन भाई। आज उत्तराखंड में बीमारी से कम और रेफर सिस्टम से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल, रेफर सिस्टम से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बीमारी उतनी बड़ी नहीं होती है। अगर मान के चलो आप उसमें चले, हम वो इलाज वहीं मिल जाता, रेफर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी, किसी ब्लॉक में अल्ट्रासाउंड अगर है, मान के चलो पेट में छोटी सी बीमारी है, पहले चरण में अगर उसका पता चल जाता तो रेफर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो रेफर का कारण यही है कि हम फर्स्ट स्टेज में बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर आपके सामने बैठे हों, जी, तो आप सिर्फ अगर एक सवाल पूछना हो, तो वो सवाल आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से क्या पूछेंगे? मेरा पहला सवाल उनसे यही होगा कि आप उत्तराखंड में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, जो कि उस ब्लॉक का नागरिक उसको एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उसी के ब्लॉक में मिलेगी, कब देंगे? क्या आपको लगता है कि सरकार जानबूझकर आपके इस आंदोलन को लंबा खींचकर थकाना चाहती है? देखिए, सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई आंदोलन लंबा चले। जितना आंदोलन लंबा चलेगा सरकार को नुकसान होता है, परंतु सरकार के पास डॉक्टर, ये गलती सरकार की है, मेरी नहीं है। मौलिक अधिकार है मेरे क्षेत्रवासियों का, मतलब पूरे नागरिक का। मेरे का मतलब पूरा मानता हूँ मैं, हमारा मौलिक अधिकार है एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा, संविधान में लिखा है। जी, प्रशासन से बातचीत के बाद भी जमीन पर आप कह रहे हैं बहुत कुछ नहीं बदला है, खाली 40% ही काम हुए हैं, तो क्या ये माना जाए कि सरकार सिर्फ समय खरीद रही है? देखिए, सरकार के जो चौखुटिया वाले विषय में मैं कहूँ, सरकार कोशिश कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं कर रही है, लेकिन मजबूरियाँ क्या हुई, जो 25 साल से नीतियाँ नहीं बनी, पर वो मेरी समस्या नहीं है। देखिए, जो NSP मैं जान रहा हूँ, अभी 7 लाख डॉक्टरों की जो विशेषज्ञों की है तनख्वाह कर दी है, जो पहले भी था, लेकिन सरकार ने उसको एक्टिव नहीं किया। जो उसका NH कुछ से डॉक्टरों की जो है निवेदन किया है कि आप आइए पहाड़ में, लेकिन वो सरकार की समस्या, आप कहाँ से लाते हैं डॉक्टर, वो हमारी समस्या नहीं है, हमें विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए। क्या आपको कभी डराने, चुप कराने या बदनाम करने की कोई कोशिश हुई सरकार द्वारा? देखिए, बदनाम तो इनडायरेक्टली हुई है सत्ता पक्ष से, शायद विपक्ष से भी हुई होगी। को ट्रोल किया गया आपको? देखो, ऐसा डायरेक्ट तो ट्रोल नहीं किया गया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक इनडायरेक्टली जो होता है जनता के बीच में, डायरेक्टली मेरे साथ ऐसा कभी ना कभी आपको आंदोलन को बदनाम करने की सरकार हाँ, आंदोलन को बदनाम करने की तो बहुत कोशिश की गई है। बाकी ऐसा हार्डली बहुत बड़ा प्रेशर मेरे ऊपर ना प्रशासन ने डाला ना सरकार ने डाला। कोई किसी तरह के स्तर पर कोई दबाव नहीं ना आया? ऐसा मेरे को कि तुमको ऐसा करोगे तो ये मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या तुम्हारे परिवार को, ऐसा कुछ भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, आंदोलन को बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये यूकेडी के लिए काम कर रहा है, ये उसके लिए काम कर रहा है, वो अफवाहें फैलाई गई।
क्या ये आंदोलन, आपका आंदोलन क्या है, क्या ये आंदोलन राजनीतिक हो चुका है या आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आंदोलन अभी भी राजनीतिक नहीं है, सिर्फ मुद्दे की लड़ाई है। और मुद्दे भी क्या, मौलिक अधिकार के लिए ये है। हमारा मौलिक अधिकार हमें दे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, देखिए इतनी बात ही नहीं बढ़ती। 2 अक्टूबर को जब भूख हड़ताल में बैठे थे, उससे पहले ज्ञापन दिया जा चुका है, जनसंपर्क किया जा चुका है, सब कुछ किया जा चुका है। जो काम आपने इस 2 महीने के अनशन में बैठने के बाद किया, वो अगर 10 दिन में कर देते तो आज इतनी बड़ी बात ही नहीं होती। जी, कल अगर कोई पार्टी आपको टिकट दे तो क्या आप इस आंदोलन को चुनाव में बदल देंगे? ये आंदोलन कैसे बदलेगा? चुनाव, मैंने कहा, लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। आंदोलन कैसे लेकिन बदलेगा? कोई पार्टी आपको समर्थन देती है, नहीं, अब वो कहती है कि भाई ना, मोहन जी हम ये चीजें कर देंगे, बना देंगे, तो क्या ये चुनाव में बदल जाएगा ये आंदोलन? मुझे नहीं, मैंने साफ कहा है, अगर इस आंदोलन को समर्थन देना है तो उत्तराखंड का मूल निवासी बन के आइए और एक पहाड़ी भाई बन के आइए। कोई भी राजनीतिक झंडा डंडा मुझे स्वीकार नहीं है। जी, अगर 5 साल बाद भी उत्तराखंड का पहाड़ डॉक्टर के बिना मरता रहा तो क्या ये मान लें कि राज्य निर्माण एक अधूरा सपना था? बिल्कुल अधूरा सपना, अभी भी अधूरा सपना है, अभी भी अधूरा सपना है। 25 साल, उतना 25 साल हो गए उत्तराखंड को बने। उतना सब तो शायद मेरे को राज्य, जो अगर मेरी जानकारी सही हो तो उतना समय तो राज्य लेने में नहीं लगा। क्या स्थिति आज राज्य की देखिए। पहाड़ का जो युवा इलाज के लिए शहर भाग रहा है, आप उसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इलाज के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अगर पहाड़ों में नहीं मिल रहा, उसको उसके घर में नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं तो इलाज लेने जाना ही पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल, पहाड़ से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आप धामी सरकार को अगर एक लाइन में चेताना हो और कोई चेतावनी देनी हो आपको एक लाइन में, तो वो क्या देना चाहेंगे आप? चेतावनी स्पष्ट है, अगर नहीं हुआ तो 27 नजदीक आने वाला है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। अगर 6 महीने का समय प्रदेश, कुछ तो करें, शुरुआत तो करें। नहीं तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, 27 नजदीक आना वो होता ही है, हमारे पास वही अधिकार है। फिर चेताना यही, और कोई किसी देश से ये तो मेरी लड़ाई है नहीं कि भैया हम तुम पे अटैक कर देंगे। लोकतंत्र है, अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो हम 27 में खिलाफ में जाएंगे वर्तमान सरकार के। हम ये नहीं कह रहा पूरा नहीं कर सकते हैं, तो कुछ तो शुरुआत कीजिए आप। एक आम का पेड़ तो लगाइए जिसका फल 5 या 10 साल बाद जो भी मिले। कहने का मतलब है कुछ नीति तो बनाए, स्वास्थ्य नीति बनाए, शिक्षा नीति बनाए, बाकी जनता तय करेगी। अगर नहीं होता है तो हम लोकतंत्र का, अपने संविधान का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये थे हमारे साथ भारतीय सेना में 17 वर्षों की सेवा देने वाले पूर्व फौजी, पूर्व जांबाज भुवन कठेर, जिन्होंने देश को सेवा दी। पहले गोलियों से लड़े, अब सिस्टम से लड़ रहे हैं। साफ साफ कहना है कि उत्तराखंड में बीमारी से लोग से नहीं मर रहे जितना लोग सिस्टम की मार से मर रहे हैं। अब वो सिस्टम की मार जो है वो बहुत लाचार कर रही है उत्तराखंड के पहाड़ में अपना गुजर बसर करने वाले हर एक नागरिक को, जो आज भी अपने मौलिक अधिकारों के लिए सड़क पर है। और इसमें दोष किसी एक सरकार का नहीं, उन सभी सरकारों का है जिन्होंने बारी बारी इन 25 सालों में उत्तराखंड के जो प्रायोरिटीज है उसे तरजीह न देकर मुद्दों को भटकाने की राजनीति की है। लेकिन भूपेंद्र कठेत चेता रहे हैं सरकार को कि वो सरकार को मुद्दों से भटकाने नहीं देंगे। 40% काम जरूर कर दिया है सरकार ने एक लंबी लड़ाई के बाद चौखटिया से ऑपरेशन स्वास्थ्य के जो नायक है भूपेंद्र कठेत, लेकिन लड़ाई अभी भी अधूरी है। अब जब तक वो लड़ाई भुवन कठेत जीत नहीं लेते, हार मानने वालों में से नहीं है। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार जो एक बेसिक मांग है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो मांग है, उसे कब पूरा करती है, या इसके नाम पर भी जनता को ठेंगा दिखाती है।
मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।